Hello and welcome to your viewers to Sai Samarth Gynae classes. This is going to be a class on the clinical examination and the diagnosis and the management of ectopic pregnancy. A very important topic. आपको अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने ऑपरेट भी किया होगा एक्टॉपिक. तो शुरू करते हैं. उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू. इफ़ आई टॉक कि एक्टॉपिक का डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक आपको आइडिया कि एक्टॉपिक कहाँ कहाँ होता है और मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है. तो इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी के अलावा अगर कहीं पर भी इम्प्लांटेशन है तो वो एक्टॉपिक है. 95% केसेस फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं, ट्यूबल एक्टॉपिक है ना. उसमें भी 80% केसेस एम्पुलरी होते हैं, एम्पुला ऑफ द ट्यूब में होते हैं. रेस्ट ऑफ द केसेस इंटरस्टिशियल, फिम्ब्रियल ऐसे हो सकते हैं. हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन प्लस एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी. अदर साइड्स ऑफ एक्टॉपिक होती है ओवेरियन, इंट्रा सर्वाइकल, अब्डोमिनल प्रेगनेंसी. तो अभी मैं बात कर रही हूँ ट्यूबल एक्टॉपिक के बारे में और उसी पे फोकस करूँगी कि आपको डायग्नोसिस कैसे बनानी है. सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री पर. पेशेंट आपके पास अगर रप्चर्ड एक्टॉपिक का आया है, पहले उसी की बात कर लेते हैं. तो रप्चर्ड एक्टॉपिक का पेशेंट आया है तो डायग्नोसिस कैसे करना है. वो हिस्ट्री लेकर आएगा कि एमेनोरिया है, वो हिस्ट्री लेकर आएगा कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तो है लेकिन फेंटली पॉजिटिव है. साथ में स्कैंटी ब्लीडिंग की हिस्ट्री होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है. और साथ में फेंटिंग अटैक्स की हिस्ट्री हो सकती है. आपने देखा पेशेंट शॉक में भी हो सकती है या माइनर उसका जो है वाइटल्स अनस्टेबल हो सकते हैं. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू. You may find that she is in shock, BP is falling, pulse is feeble, there is tachycardia. On per-abdominal examination, what you might find is that there is bluish discoloration around the umbilicus, which is due to the collection of the blood in the peritoneal cavity, which is known as Cullen's sign. Okay, which is known as Cullen's sign. फिर सब डायफ्रेगमेटिक एरिया में ब्लड के कलेक्शन की वजह से उसको शोल्डर टिप पेन हो सकता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेनिक नर्व होती है जो इरिटेट होती है और शोल्डर टिप पेन कॉज करती है. फिर ये जो ब्लड पेरिटोनियल कैविटी में है ना, ये मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन में जाके कलेक्ट हो जाता है. मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन क्या होता है? पाउच ऑफ डगलस, वो मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन होता है. तो आपने पर एब्डोमिनल में देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, आपको यूट्रस फील नहीं होएगा, आपको गार्डिंग और रिजिडिटी मिल सकती है, पेन रहेगा, पेशेंट को पेन हो सकता है. व्हेन यू परफॉर्म अ पीवी, patient might be wincing due to pain and you may not be able to feel anything because of the intraperitoneal, a lot of blood there. Now if you are lucky enough, you may find that there is bogginess in the fornices, posterior fornix में भी, anterior fornix में भी. cervix को छूते ही साथ cervical motion, tenderness present है. फिर आप क्या देखोगे कि यूट्रस तो ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज़ का है या उससे थोड़ा सा बड़ा है. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी एंडोमेट्रियम की भी हो जाती है हार्मोनल सीक्वेंसेस की वजह से. उसको क्या कहते हैं? एरिया स्टेला रिएक्शन कहते हैं. फिर आपको एडनेक्सा में मास फील हो सकता है और वो मास भी टेंडर हो सकता है. ये तो हो गई पर एब्डोमिनल और पीवी फाइंडिंग्स. फिर आपका पहले क्या करते थे? पहले आपका पर्पस ये रहता था कि अगर आप एक आई ऑफ सस्पिशन लेके चल रहे हो कि एक्टॉपिक हो सकता है तो हीमोपेरिटोनियम आपको डिटेक्ट करना. हीमोपेरिटोनियम डिटेक्ट करने का पहले तरीका ये होता था कि आप कल्डोसेंटेसिस करते थे. मतलब आप क्या करते थे? आप पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को एक वॉल्सेलम से होल्ड करके और एक ब्रॉड गेज नीडल आप पाउच ऑफ डगलस में इंसर्ट करते थे और एस्पिरेट करते थे. अगर आपको नॉन क्लॉटिंग ब्लड मिल रहा है तो नाउ इट इज़ डायग्नोस्टिक कि वो इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड है कहीं ना कहीं and most probably it is due to ectopic pregnancy. So there is a ruptured ectopic. So your purpose was to detect hemoperitoneum, but nowadays what has become the mainstay in the diagnosis? It is the sonography. It is the
transvaginal sonography, which you can easily detect hemoperitoneum. So no need of performing a cultosynthesis in today's scenario. तो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कोई भी सिम्टम और साइन ऐसा कंक्लूसिव नहीं होता है कि हम डायग्नोसिस बना लें. कोई एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं मिलती हैं और एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के फॉर्म में कभी कभी अनरप्चर्ड एक्टोपिक डिटेक्ट हो जाता है. तो TVS और सीरियल बीटा HCG ये दो इन्वेस्टिगेशंस ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम 95% कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक्टोपिक है. और डायग्नोज करने के लिए अनरप्चर्ड एक्टोपिक को आपको यूट्राइन प्रेगनेंसी को रूल आउट करना होता है. अब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की बात करते हैं. जब हम TVS करते हैं तो हमें इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को अगर एक्सक्लूड करना है तो हमें कोई भी जेस्टेशनल सैक नहीं है यूट्रस के अंदर, ये इंश्योर करना है. कभी कभी स्यूडो सैक प्रेजेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं. पहला तो ये कि डबल डेसिडुअल सैक साइन, मतलब कि जो डेसिडुअल सैक होता है ना, तो डेसिडुअल सैक जो एक्चुअल होता है उसमें 2 रिंग्स दिखती हैं, उसमें 2 रिंग्स दिखती हैं पेरी में जेस्टेशनल सैक के बाहर, उसको कहते हैं डबल डेसिडुअल सैक साइन. दूसरा पॉइंट होता है कि उसकी लोकेशन एक्सेंट्रिक होती है, एक्सेंट्रिक लोकेशन होती है ट्रू जेस्टेशनल सैक की, स्यूडो सैक सेंट्रल होता है. ठीक है. और तीसरा ये कि योक सैक प्रेजेंट होगा जेस्टेशनल सैक के अंदर अगर, तो हम कन्फर्मिटी से बोल सकते हैं कि ये ट्रू जेस्टेशनल सैक है. ठीक है. तो ये तो हमने आपको बताया कि TVS में आप स्यूडो सैक और ट्रू जेस्टेशनल सैक को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो अभी हमने एक इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक नहीं है ये तो एक्सक्लूड कर लिया. अगर इंट्रा यूट्राइन सैक नहीं है और साथ में TVS में एक एडेनिक्सल मास मिल रहा है जो नॉन सिस्टिक है ना, और एक्स्ट्रा ओवेरियन है, तो फिर वो 95% कन्फर्मिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो एक्टोपिक हो अगर एमेनोरिया की हिस्ट्री है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है. तो ये सेकंड क्राइटेरिया है या TVS का एक सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट है यू हैव टू लुक फॉर कॉर्पस ल्यूशियम. एंड एक सेइंग है कि कॉर्पस ल्यूशियम पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्टोपिक. तो जिस तरफ कॉर्पस ल्यूशियम होता है इप्सिलैटरल साइड में ही एक्टोपिक प्रेजेंट होता है. ट्राई टू सर्च फॉर इट, एक मास जो ट्यूब्स और यूट्रस के बीच में दिखाई दे रहा है. This was about the transvaginal sonography, and now the other thing is the serial beta HCG. Serial beta HCG titers. So if the initial beta HCG that you have ordered, of course you find a faintly positive urine pregnancy test, and then you get a quantitative beta HCG done, and if you find titers which are less than 1500 international units, then for titers which are less than 1500 international units, you will have to wait for a while. You will have to wait for a period of 48 hours and then get a repeat titer done of beta HCG. If the titers have risen or if they have doubled, then possibly doubling of the titers suggests कि कहीं इंट्रायूट्राइन तो नहीं है, तो फिर आप फिर से एक TVS कराओ, कंफर्म करो. अगर मान लो कि टाइटर्स डबल नहीं होते हैं लेकिन राइज होते हैं, तो फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ ही आपकी डायग्नोसिस बनती है. अगर मान लो आपने टाइटर्स कराए और वो 1500 से ऊपर हैं, तो 1500 से ऊपर के जो टाइटर्स होते हैं 2500 तक जो टाइटर्स होते हैं, उस जोन को, उस बीटा HCG के जोन को कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी जोन. और उस पीरियड में अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी भी है, तो हमें जेस्टेशनल सैक दिखना ही चाहिए कंफर्म्ड. अगर दिख रहा है तो वो इंट्रायूट्राइन है, और अगर इस ये टाइटर भी है 1500 से ऊपर और नहीं दिख रहा है इंट्रायूट्राइन सैक, तो फिर वो एक्टोपिक है. तो एक्टोपिक की डायग्नोसिस बन जाती है. अगर मान लो आपके टाइटर्स 1500 से कम हैं और राइज भी नहीं हो रहे हैं इतने ज़्यादा, डबलिंग भी नहीं हो रही है, और आप समझते हैं कि वो एक्टोपिक ही होगा, तो आप मैनेजमेंट करने से पहले और कंफर्म करने के लिए एक इंट्रायूटेराइन क्यूरेटाज करेंगे. तो क्यूरेटाज का जो रोल है ना, वो यहाँ पर है कि जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक्टोपिक ही है,
है ना, टाइटर्स क्योंकि कम हैं और डबल भी नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम एक क्यूरेटाज करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूरेट करेंगे, अगर मान लो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी थी और टर्मिनेट हो गई है, अबॉर्ट हो गई है, और इस वजह से HCG के टाइटर्स थोड़े से रेज्ड आ रहे हैं, तो हम इंट्रायूट्राइन विलाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोरियोनिक विलाई तो नहीं है, तो जो हमारा क्यूरेट मटेरियल निकलता है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवा लेंगे। विलाई कंफर्म हो जाएगा विलाई प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो एक्टोपिक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो क्यूरेटेड मटेरियल निकाला है उसको आप वाटर में डालिए, वो फ्लोट करेगा, विलाई विल फ्लोट, सो फ्लोटेशन टेस्ट इज देयर, सो दिस यू मस्ट बी नोइंग। फ्लोटेशन टेस्ट से हम विलाई प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये पता लगा सकते हैं, बाद में हम हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म करवा सकते हैं। क्यों ज़रूरी है ये पता करना कि कहीं वो इंट्रायूट्राइन तो नहीं थी? क्योंकि क्यूरेटाज करने के बाद में आपको बीटा HCG के टाइटर्स रिपीट कराने हैं और उसमें 17% से ज़्यादा फॉल आना चाहिए। अगर कभी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी थी और आपने विलाई, तो आपने जो रिमेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन थे उनको आपने निकाल दिया है, तो फिर जो बीटा HCG के टाइटर्स हैं वो फॉल होने चाहिए। 17% से ज़्यादा फॉल होने चाहिए 12 आवर्स में। अगर फॉल हो रहे हैं देन इट इज़ ऑल राइट, देन इट कन्फर्म्स कि इंट्रायूट्राइन थी प्रेगनेंसी, नहीं तो फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। तो ये मैंने आपको क्यूरेट के बारे में चीज़ें बताई। और अगर इस सब से भी आप एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बना पाते हो तो लास्ट रह जाता है कि लैप्रोस्कोपी करेंगे और एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके हम डायग्नोसिस फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री पता कर लो। लॉसन टेट करके एक पर्सन थे, इनने 1884 में फर्स्ट टाइम सैल्पिंगेक्टमी परफॉर्म की थी, और स्ट्रोम ने 1953 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंजर्वेटिव सर्जरी परफॉर्म की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। इन्होंने सैल्पिंगोस्टमी परफॉर्म की थी। तो पहले तो यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे कि या तो हम सैल्पिंगेक्टमी कर देंगे या सैल्पिंगोस्टमी कर देंगे, पर आज हमारे पास कुछ और भी हैं ऑप्शंस। क्या क्या है? मेडिकल है, मेडिकल ऑप्शन, सैल्पिंगेक्टमी कर लो या कंजर्वेटिव सर्जरी कर लो, सर्जिकली एडमिनिस्टर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट विच इज़ नोन एज SAM, एंड देन यू हैव एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के क्राइटेरिया होते हैं? पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं है, कोई मैसिव ब्लीडिंग नहीं है, उसको एक्टोपिक मास जो है उसकी साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, बीटा HCG का लेवल 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से कम होना चाहिए, और कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तब हम ओनली मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ मेथोट्रेक्सेट देने की बात कर रहे हैं या फिर फोलेनिक एसिड के साथ में। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है। हमें साइज़ देखनी है मास की, हमें बीटा HCG का लेवल देखना है, और कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, सिम्टोमेटिक नहीं होनी चाहिए, तब हम मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो होते हैं, एक सिंगल डोज या मल्टी डोज रेजिमेंट। सिंगल डोज रेजिमेंट में 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के डोज में मीथोट्रेक्सेट को एडमिनिस्टर करते हैं, और फिर हम 4th डे और 7th डे टाइटर्स रिपीट कराते हैं। जब हम 7th डे टाइटर रिपीट कराएंगे तो एक 17% से ज़्यादा फॉल होना चाहिए टाइटर्स में। अगर फॉल नहीं होता है तो फिर हम डोज को रिपीट कर देते हैं। तो ये होता है सिंगल डोज रेजिमेंट। मल्टी डोज रेजिमेंट में हम मेथोट्रेक्सेट के साथ में फोलेनिक एसिड के 4 डोजेस देते हैं अल्टरनेट डे, और ये मल्टी डोज रेजिमेंट है यूजुअली सर्वाइकल प्रेगनेंसी के लिए और इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी के लिए मल्टी डोज रेजिमेंट यूज़ किया जाता है, ताकि हमें सर्जिकल ऑप्शन ना लेना पड़े ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो मल्टी डोज रेजिमेंट में हम फोलेनिक एसिड और मेथोट्रेक्सेट के 4 डोजेस अल्टरनेट डे एडमिनिस्टर करते हैं, और टाइटर्स पे वॉच रखते हैं। टाइटर्स फॉल होंगे तो फिर यूजुअली पूरे डोजेस नहीं देने पड़ते हैं। जब हमें लगता है कि 17% से ज़्यादा फॉल हो रहा है सीरियल बीटा HCG के टाइटर, तो फिर हमें यूजुअली पूरे डोजेस नहीं देने पड़ते हैं। तो ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में लैप्रोस्कोपिकली अगर हम अवेलेबल है लैप्रोस्कोपी,
तो वो प्रिफर्ड है। क्यों प्रिफर्ड है? क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, लेस हॉस्पिटल स्टे होता है, लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा और लेस एडिशंस भी बनेंगे, लेकिन सर्जिकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, सर्जन एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि रप्चर्ड एक्टोपिक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है लैप्रोस्कोपी का। अगर नहीं तो फिर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी विथ ब्लड इन हैंड हमें ओपन करनी है। सर्जरी फैमिली कंप्लीट है। जब फैमिली कंप्लीट है, जब पेशेंट की दूसरी तरफ की ट्यूब नॉर्मल है, जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मैसिव अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वो IVF कराने के लिए तैयार है, तो इन सब कंडीशंस में हम सैल्पिंगेक्टमी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव सर्जरी दो तरह की होती हैं, या तो सैल्पिंगोस्टमी की जाती है या फिर हम मिल्किंग ऑफ द ट्यूब भी कर सकते हैं। थ्रू द फिम्ब्रिया हम प्रोडक्ट्स को एक्सपेल कर देते हैं। तो इस सैल्पिंगोस्टमी और जो मिल्किंग प्रोसीजर है इसको कंजर्वेटिव प्रोसीजर कहते हैं, और जो सैल्पिंगेक्टमी है वो एक डेफिनेटिव प्रोसीजर है। जो कंजर्वेटिव सर्जरी है हम इसलिए करते हैं ताकि अगर दूसरी तरफ की ट्यूब भी नहीं है और पेशेंट को कंसीव करने की इच्छा है आगे, हम ट्यूब को बचाने के लिए सैल्पिंगोस्टमी करते हैं। कैसे किया जाता है? उसमें हम पहले एक वेसोप्रेसिन इंस्टिल करते हैं मीज़ोसैल्पिंग्स में, ताकि थोड़ा सा वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, ब्लीडिंग कम हो जब हम इंसिजन देंगे फैलोपियन ट्यूब पे। और फैलोपियन ट्यूब की एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पर हम कॉटरी से छोटा सा एक इंसिजन देते हैं। ट्यूब प्रोडक्ट्स को हम एक्सपेल करते हैं स्क्वीज़ करके, और फिर एक थोड़ा सा सलाइन डाल के फ्लश करते हैं, एक्वा डिसेक्शन करते हैं। और जो इतना छोटा सा इंसिजन होता है वो सेल्फ सेकेंडरी इंटेंशन से हील हो जाता है, उसको सुचर नहीं करना होता है। ये सैल्पिंगोस्टमी प्रोसीजर है। पर यूजुअली बहुत सारे केसेस में, अबाउट 20% केसेस में ब्लीडिंग इतनी होती है कि हमें उसको सैल्पिंगेक्टमी में ही शिफ्ट करना पड़ता है, या से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, फर्टिलिटी रेट्स नहीं बढ़ते हैं, या रिकरेंट एक्टोपिक की चांसेस होती हैं। तो ये सब इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं सैल्पिंगोस्टमी के साथ में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि आपने प्रोसीजर तो कर दिया लेकिन बना हुआ है बीटा HCG लेवल्स फॉल नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसीजर करने के बाद में आपको फर्स्ट डे ही बीटा HCG टाइटर्स कराने होते हैं, और सीरियल बीटा HCG टाइटर्स कराने होते हैं, वो फॉल होनी चाहिए। सर्जिकली एडमिनिस्टर्ड मेडिकल मैनेजमेंट मतलब अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम एडेनिक्सल मास में, एक्टोपिक के मास में ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, इंस्टिल करेंगे। कब करेंगे? जब साथ में या तो हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम मेथोट्रेक्सेट वगैरह दें, कॉम्बिनेशन दें, तो फिर हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को इंजेक्ट कर देते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एक्टोपिक वाले मास में। या तो ये होती है कंडीशन, या फिर कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है एक्टोपिक में, लेकिन पेशेंट वैसे मेडिकल मैनेजमेंट के लिए फिट है, बाकी दूसरी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो कार्डिक एक्टिविटी अगर है तो फिर हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट को सैम के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। बस यही इसके दो इंडिकेशंस होते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी नहीं है, वो एक्सक्लूड कर लिया आपने, लेकिन बीटा HCG रेज्ड है और उसके टाइटर्स डिटेक्टेबल है, लेकिन वो 1500 से कम है। पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसके टाइटर्स फॉल भी हो रहे हैं, या फिर आपको कोई एडनिक्सल मास या कोई एक्टोपिक साइट दिखी ही नहीं है प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है वो, लेकिन पेशेंट स्टेबल है और टाइटर्स भी कम हो रहे हैं HCG के। इन दोज कंडीशंस यू कैन परफॉर्म एन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट दैट इज़ यू कैन लीव द पेशेंट बाई वीकली बीटा HCG टाइटर्स कराते रहिए जब तक कि अनडिटेक्टेबल नहीं हो जाता है HCG, एंड you can continue under observation. Okay, so this was all about the management of tubal ectopic. Please subscribe and share. Thanks for watching.